हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद कुशवाहा। स्वागत है मेरे चैनल में। आज बात करेंगे पर्यावरण, भूगोल एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रश्न एवं उसकी व्याख्या के बारे में। इस व्याख्या के माध्यम से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काजू, पपीता, रक्तचंदन उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष है? इसका उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? चलिए व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, उत्तर है ए नंबर, यानी केवल एक वृक्ष जो है काजू, पपीता और रक्तचंदन में केवल एक वृक्ष जो है भारत का देशीय वृक्ष है। तो इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या है कि दिए गए विकल्पों में से केवल रक्तचंदन या लाल चंदन जो है भारत का मूल वृक्ष या देशीय वृक्ष है। भारत का मूल वृक्ष या देशीय वृक्ष है। यह वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगने वाला वृक्ष है। लाल चंदन के पेड़ मुख्य रूप से भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर, कडप्पा में फैली शेषाचलम पहाड़ियों में पाया जाता है। इसके अलावा यह दक्षिण भारत के अन्य राज्यों जैसे आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी इसके वृक्ष पाए जाते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है। इन पहाड़ियों को वेंकटचलम के नाम से भी जाना जाता है। इन पहाड़ियों को वेंकटचलम के नाम से भी जाना जाता है। इन पहाड़ियों में तिरुपति का प्रसिद्ध मंदिर वेंकटचलम या शेषचलम की पहाड़ियों में ही स्थित है। अब ये जो लाल चंदन भारत के धर्म में भी उपयोग किया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय के अनुयायी पूजा में लाल चंदन की लकड़ी का उपयोग करते हैं। हिंदू धर्म में मानने वाले शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वे लोग लाल चंदन की लकड़ी का उपयोग करते हैं अपने पूजा पाठ में। आगे चलते जो शैव संप्रदाय में भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है। शैव धर्म की परंपराएं वेद और उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। शैव धर्म में शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग जैसे कई उप संप्रदाय हैं। उसके बाद एक था शाक्त संप्रदाय हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। शाक्त संप्रदाय में माता पार्वती की पूजा की जाती है। ये लोग लाल चंदन का उपयोग ज़्यादा करते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन था हमारा काजू भारत का देशीय वृक्ष नहीं है। काजू जो है मूल रूप से ब्राजील के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल पौधा है। काजू ब्राजील के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल पौधा है। इसकी खोज 1558 ईस्वी के आसपास ब्राजील में यूरोपीय लोगों ने की थी और 1560 ईस्वी के आसपास पुर्तगाली इसे गोवा लेकर आए। काजू को सबसे पहले गोवा लेकर आए पुर्तगाली लोग काजू को। वर्तमान में कोटे डी आइवर जिसे आइवरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा काजू उत्पादक देश है। काजू उत्पादन के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और तीसरा सबसे बड़ा काजू का उत्पादक है कौन? तो वियतनाम काजू उत्पादकों में तीसरा स्थान है। पहला कौन है? कोटे डी आइवर जिसे आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है भारत और तीसरा है वियतनाम काजू उत्पादन में। काजू का पौधा मूल रूप से ब्राजील का है ना कि भारत का। इसे पुर्तगाली लोग लेके आए थे 1560 में गोवा। उसका एक ऑप्शन हमारा था पपीता। पपीता का पौधा भी मूल रूप से दक्षिण मैक्सिको और कोस्टारिका
दक्षिण मैक्सिको और कोस्टा रिका का पौधा है। पपीता 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लेकर आए थे, द्वारा भारत लाया गया था। पपीता का पौधा भी दक्षिण मैक्सिको और कोस्टा रिका वाले इलाके से भारत लाया गया पुर्तगालियों के द्वारा ही। संयुक्त राष्ट्र एवं खाद्य कृषि संगठन रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर 38% उत्पादन के साथ पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का मूल पौधा नहीं है पपीता, लेकिन वर्तमान में पपीता उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाली भारत में काजू और पपीता के साथ कई अन्य खाद्य पदार्थ भी लेकर आए। पुर्तगाली भारत में कई खाद्य पदार्थ लेकर आए, जिनमें फसलें, मसाले और किण्वन तकनीकें शामिल हैं। जैसे फसलें में आलू, टमाटर, लाल मिर्च, मक्का, सेब, बीन्स, मूंगफली, काजू, कद्दू, स्क्वैश सब्जी, इन सभी को पुर्तगाली लेके आए दूसरे देशों से भारत में। उसके बाद फल में अनानास, अमरूद, पपीता, स्पोर्डिला, कस्टर्ड एप्पल, एवोकाडो और तंबाकू भी भारत में पुर्तगाली लेकर आए। उसके बाद लीची भी भारत में पुर्तगाली लेकर आए। उसके बाद खमीर किण्वन का जो पद्धति है, खमीर किण्वन पद्धति को भी पुर्तगालियों ने ही भारत लाया, जिससे खमीर वाली रोटी, वर्तमान में जो ब्रेड बनता है, अर्थात ब्रेड का उत्पादन जो हुआ वो भी पुर्तगालियों की ही, ब्रेड जो बनता है ये भी पुर्तगालियों की ही शुरुआत की हुई है। पुर्तगालियों ने परिष्कृत चीनी, जिस चीनी का वर्तमान में यूज किया जाता है परिष्कृत चीनी, इसकी शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही की। इससे पहले भारतीय मिठास के लिए केवल फलों और शहद का ही उपयोग करते थे। पुर्तगाल भारत में शराब लेकर आए, पुर्तगाली भारत में शराब लेकर आए। पुर्तगालियों ने विभिन्न प्रकार के सिरके के उपयोग को भी लोकप्रिय बनाया। पुर्तगालियों ने कितनी सारी चीज़ें लेकर आए जो वर्तमान में भारत के खाद्य पदार्थ का एक हिस्सा बन चुका है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न 2 कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह कौन सा क्षेत्र है? पहला है अमेजन बेसिन, दूसरा है कांगो बेसिन, तीसरा है किकोरी बेसिन, चौथा है रियो डे ला प्लाटा बेसिन। यानी जो प्रश्न कहा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, कौन सा है? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन, रियो डे ला प्लाटा बेसिन। तो इसका सही विकल्प आंसर है बी नंबर, कांगो बेसिन। कांगो बेसिन जो है विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहता है कि कांगो बेसिन में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है। कांगो बेसिन में जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस पूरे बेसिन में प्रति वर्ष लगभग 1.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, इस पूरे बेसिन में, ये कांगो बेसिन है, तो इस पूरे बेसिन में प्रति वर्ष लगभग 1.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। अब पीठभूमि क्या है? तो पीठभूमि एक प्रकार की मिट्टी है जो कार्बनिक पदार्थों के संचय से बनती है। यह मिट्टी आमतौर पर गहरे भूरे से काले रंग की होती है और स्पंज जैसी स्थिरता वाली होती है। पीठभूमि भारी वर्षा और खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में बनती है, यानी दलदली भूमि एक तरह की हो जाती है ये पीठभूमि। अब है कांगो बेसिन कहाँ पे स्थित है? तो कांगो बेसिन मध्य अफ्रीका में स्थित है। यह कांगो बेसिन वर्षा वन अफ्रीका का सबसे बड़ा वर्षा वन है। कांगो बेसिन वर्षा वन अफ्रीका का सबसे बड़ा वर्षा वन है। यह दुनिया का दूसरा बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। यह आकार में अमेजन वर्षा वन के बाद दूसरे स्थान पर है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन अमेजन वर्षा वन है और दूसरे नंबर पे उस कांगो बेसिन वर्षा वन जो मध्य अफ्रीका में स्थित है।
कांगो बेसिन मुख्य रूप से 6 देशों में विस्तारित है। कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। कांगो बेसिन 6 देशों में विस्तारित है। कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो इक्वेटोरियल गिनी और गैबोन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न 3 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। दूसरा कथन है कि अनेक च्युइंगमों में गोंद गम वेस्ट के रूप में प्लास्टिक होता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। दूसरा उत्तर है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा विकल्प है कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। और चौथा विकल्प है कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न क्या है कि बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। और कथन 2 कहता है कि अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। तो इसका सही आंसर है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। इसका वर्णन व्याख्या देखते हैं कि अनेक च्युइंगमों में गोंद गम वेस्ट के रूप में प्लास्टिक होता है। इस कारण च्युइंगम पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। बाजार में उपलब्ध कई च्युइंगम गैर बायोडिग्रेडेबल हैं और उनकी चिपचिपी और गैर बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के कारण उन्हें पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। इनमें पॉलीइथीन जैसे सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। साथ ही इसमें पॉलीविनाइल एसीटेट गोंद होता है जो आसानी से बायोडिग्रेड नहीं होता और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक के कारण च्युइंगम को विघटन के लिए प्रतिरोधी बनाती है और इसके परिणाम स्वरूप इसे पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। कहता है कि सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। दूसरा विकल्प है कि अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। तीसरा है कि नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते। तो दिए गए विकल्प उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इसका आंसर है ए नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, यह भी सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहता है कि सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। शेरनी लगभग 3 साल की उम्र में गर्भधारण के लिए तैयार हो जाती है और लगभग हर 2 साल में गर्भधारण करती है। इनका जो शेरनी का जो गर्भकाल है वो 110 से 120 दिन या कहें तो 4 महीने का होता है। साल के किसी भी समय ये शावक को जन्म दे सकती है। ये आमतौर पर 2 से 4 शावकों को ही जन्म देती है। इनके शावक जो होते हैं वे अंधे होते हैं। अंधे पैदा जन्म के समय ये इनकी आंखें बंद होती है। 2000 चीता बड़ी बिल्लियों की श्रेणी में आता है लेकिन वह दहाड़ नहीं सकता। चीता गुर्राता है। दहाड़ने वाली बिल्लियों की श्रेणी में आते हैं शेर, बाघ, जगुआर और तेंदुए। दहाड़ने वाली बिल्लियों की श्रेणी में आते हैं शेर, बाघ, जगुआर और तेंदुए। चीता गुर्राता है, दहाड़ता नहीं है। दहाड़ने वाली बिल्लियों में एक अपूर्ण रूप से अस्थिकृत कंठिका होता है जो उन्हें दहाड़ने में सक्षम बनाता है। फिर अगला जो स्टेटमेंट था उसकी व्याख्या क्या है कि अगला स्टेटमेंट था कि नर सिंह से भी नर तेंदुए गंध चिन्ह से अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। यह स्टेटमेंट गलत था। इसकी व्याख्या क्या है कि नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए अपने क्षेत्र को गंध से चिन्हित नहीं करते, ये गलत है। ये भी अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। नर तेंदुए भी अपने क्षेत्र को गंध से चिन्हित करते हैं। तेंदुए मूत्र और मल से अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। इसके अलावा मल मूत्र के अलावा वे अक्सर अपने इलाके में घूमते समय
अपने चेहरे और गर्दन को वनस्पतियों पर रगड़ते हुए देखे जाते हैं। ऐसा करके तेंदुए अपनी ग्रंथियों के स्राव के जरिए दूसरे तेंदुओं को संदेश भेजते हैं। साथ ही लंबी दूरी की आरी जैसी तीखी आवाज़ों से भी अपने क्षेत्र की घोषणा करते हैं। तेंदुए क्षेत्रीय होते हैं, यानी अपने अपने क्षेत्र में ये रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे अगर जो इनके क्षेत्र में आ जाए तो ये लोग हिंसा का सहारा लेते हैं, यानी हिंसक हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पे देश दिया गया है और अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाला जंतु है। ब्राज़ील में कहता कि इंड्री, उसके बाद दूसरा नंबर दिया गया है इंडोनेशिया में एल्क और मेडागास्कर में बोनेबो। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों सही या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है तीनों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी इसका आंसर है डी नंबर। तो इंड्री पूर्वी मेडागास्कर का एक वृक्षीय लीमर है जो संकटग्रस्त प्रजाति है। लीमर स्ट्रप्स राइनी उपकुल के वानर होते हैं। ये मेडागास्कर में पाए जाते हैं, लेकिन विकल्प में कहाँ दिया गया है? ब्राजील, तो ये गलत है। इंड्री पूर्वी मेडागास्कर का एक वृक्षीय लीमर है। दूसरा है एल्क या गोजन, गोजन या एल्क दुनिया में हिरन परिवार में पाई जाने वाली सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है तथा यह उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह इंडोनेशिया में नहीं मिलता है। इसका निवास स्थान जो है गोजन या एल्क का निवास स्थान इंडोनेशिया में नहीं है, तो यह भी विकल्प गलत है। तीसरा है कि बोनोबोस पैन बोनोबेस, ये चिंपांजी के समान बड़े बानरों की एक प्रजाति है जो केवल कांगो बेसिन या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कांगो नदी के दक्षिण के वर्षा वनों में पाई जाती है, यानी बोनोबेस। यहाँ पे ऑप्शन में क्या था? बोनोबेस को मेडागास्कर, जो गलत है। बोनोबेस का निवास स्थान कहाँ पे है? तो कांगो बेसिन या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कांगो नदी के दक्षिण के जो वर्षा वन है वहाँ पे बोनोबेस पाए जाते हैं, का निवास स्थान है। आते हैं फिर अगले प्रश्न संख्या 6 पे कि विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन इनके संबंध में दिया गया कि यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। दूसरा कहता कि वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। तीसरा विकल्प है इसका, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है कि तीसरा कथन, इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन है केवल 2 नंबर जो कथन है वो सही है। तो विश्व शौचालय संगठन के संबंध में कथन, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी में से एक है, तो ये कथन गलत है। कथन 2 जो कहा कि वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की पहल है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि यहाँ से विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई को संगठित करने के लिए विश्व शौचालय संगठन की पहल है। विश्व शौचालय संगठन विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है, विश्व शौचालय दिवस को बढ़ावा देता है। विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को वैश्विक स्तर पर स्वच्छता मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई को संगठित करने की दिशा में कार्य करता है। विश्व शौचालय संगठन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से नहीं है शामिल। विश्व शौचालय संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में नहीं शामिल है। विश्व शौचालय संगठन एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है और यह शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से खुले में और अस्थायी स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करता है। इसे वर्ष 2013 में विश्व शौचालय संगठन को वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत परामर्शदात्री का दर्जा दिया गया था। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 पे।
प्रश्न करता है 7 पे कि यह नेट शून्य निम्नलिखित में कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण देता है। तो इसका ऑप्शन है पहला नंबर, यह नेट शून्य कार्बन, प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। दूसरा ऑप्शन है इसका कि यह जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क है और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। तीसरा है कि यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत है और ब्लॉकचेन पर निर्मित है, जो क्रेताओं, विक्रेताओं और तीसरे पक्षकारों को शीघ्र और सुरक्षित रूप से उर्वरकों का व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। चौथा है कि यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों अथवा कृषि व्यवसाय संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें उनके उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक खुले बाजार में पहुंच प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर ही सही है कि निम्नलिखित 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है कि यह नेट शून्य कार्बन, प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है कि 100 मिलियन किसानों को लचीली खाद्य प्रणालियां विकसित करने के लिए एक वित्त पोषण और सहायता का एक अभिनव मॉडल यानी बिल्कुल नया मॉडल है। यह पहल किसानों, वित्त पोषकों और मध्यस्थों के बीच 100 मिलियन किसान पहल क्या है कि किसानों को लचीली खाद्य प्रणालियां विकसित करने के लिए वित्त पोषण और सहायता का एक अभिनव मॉडल है। यह पहल किसानों, वित्त पोषकों और मध्यस्थों के बीच वित्तीय सुविधा नेटवर्क विकसित करने पर केंद्रित है। 100 मिलियन फार्मर्स एक बहुत ही धारक मंच है जो वर्ष 2023 तक नेट जीरो और प्रकृति सकारात्मक खाद्य प्रणालियों की दिशा में कार्य को प्रोत्साहित कर रहा है। इस पहल का लक्ष्य विश्व की कृषक आबादी के 5वें हिस्से को लक्षित करते हुए 100 मिलियन अर्थात 10 करोड़ किसानों तक पहुंचना है, ताकि एक ऐसे मील के पत्थर तक पहुंचा जा सके जो खाद्य और जल प्रणालियों के भविष्य को आकार दे सके। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 पे कहता है क्या कि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। पहला है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन, दूसरा है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, तीसरा अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, चौथा है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। इसका सही उत्तर क्या है कि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका आंसर है डी नंबर, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों के सबसे बड़े स्रोत हैं। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस सल्फराइजेशन उपकरण लगाए जाते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन उपकरण लगाए जाते हैं ताकि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो सके और पर्यावरण को प्रदूषण कम करे। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अन्य स्रोतों में औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे अयस्कों से धातु का निष्कर्षण, प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी विस्फोट तथा इंजन, जहाज एवं अन्य वाहन तथा भारी उपकरण हैं जो उच्च सल्फर तत्व वाले ईंधन का उपयोग करते हैं। अब EPA जो है EPA यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्या है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण की रक्षा करना। यह एजेंसी हवा, पानी और जमीन को साफ रखने के लिए काम करती है। तो ये था हमारा EPA यानी पर्यावरण
पर्यावरण संरक्षण एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1970 में। तो ठीक है, समय इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पर्यावरण, भूगोल एवं पारिस्थितिकी तंत्र का चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे एवं उसके प्रश्नों को करंट अफेयर्स के साथ मिलाकर हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।